हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इनके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं, प्लस इनके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। जैसे आपको ये नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम में है कार्बो एंड हाइड्रेट। कार्बो कार्बन से लिया गया है, हाइड्रेट का मतलब वाटर से लिया गया है। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि कार्बन एंड वाटर दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होंगे, मतलब कार्बन हाइड्रेटेड हुआ होगा। ओके, इनको सबसे पहला पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा होगा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनका जो जनरल फॉर्मूला दिया गया था वो दिया गया था CnH2ON। अब ये क्यों दिया गया था ये आपको देखते ही पता चल गया होगा, क्योंकि इनका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन के हाइड्रेट्स होंगे, मतलब यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, कार्बन N और H2O होल N। N अगर 1 होगा तो फिर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1। ओके, कार्बन 1 हो गया, H2 यहाँ भी 1 हो जाएगा तो H2O, CH2O, ये हो जाना चाहिए स्ट्रक्चर, राइट। इस तरह से ये कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहले जनरल फार्मूला दिया गया था। लेकिन ये जनरल फार्मूला जब दिया गया था, बहुत कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स थे जो कि इस फार्मूले में फिट नहीं हो रहे थे, प्लस कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जो कि इस फार्मूले में तो फिट हो रहे थे लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का। जैसे आप यहाँ पे मैंने N की जगह 1 पुट किया था तो ये फार्मूला आपको देखने को मिला था, मतलब ये एक आया था हमारे पास एक स्ट्रक्चर। ओके, एक मॉलिक्यूल हमें दिखा था, क्या है ये, CH2O। और मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, HCHO भी तो लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है और ये जो नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। इसका मतलब हमने इस जनरल फार्मूला में 1 पुट करके एक ऐसा कंपाउंड हमें मिला जो कि कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है। भाई तब तो ये जो जनरल फार्मूला है ये फेल हो जाता है, राइट। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर हम डीऑक्सी राइबोज शुगर के बारे में बात करें, ये जो शुगर्स होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड्स में पाए जाते हैं। हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज शुगर जो होते हैं, इनका फॉर्मूला एक बार देखिए। ये क्या है, C5H10O4। ये क्या है, C5H10O4। अगर इनको आप जनरल फार्मूला में फिट करने का कोशिश करें, जो कि CnH2O होल N है, तो ये इस फार्मूला के अंडर फिट ही नहीं होगा। अगर ये फिट नहीं हो रहा है फिर भी ये हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, तो इसमें एक्सेप्शंस आ रहा है, इस जनरल फार्मूला में कई सारे एक्सेप्शंस आ रहे हैं, तो ये फार्मूला जो है फाइनली रिजेक्ट कर दिया गया था। तो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, न्यू डेफिनेशन एक बार देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन और चेंज टू सच सब्सटेंसेस ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होंगे या फिर कीटोन होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनको अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो इस कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, जिनके पास की पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। चलिए इसको ब्रीफली देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये डेफिनेशन, जो न्यू डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होंगे और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, और वो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलिसिस के बाद इस कंपाउंड में फॉर्मेशन हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का। अगर आप ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेंगे तो उसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से क्या दिखता है ये ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज आप जानते हो, इसका जो जनरल फार्मूला है C6H12O6 होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 7th 8th क्लास से यही है स्ट्रक्चर, हमें पता है, फॉर्मूला इसका हमें पता है। तो यहाँ पे 6 कार्बन का एक रिंग प्रेजेंट होगा, राइट। ये मैंने बना लिया एक 6 कार्बन का रिंग। यहाँ पे लास्ट में CH2OH प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे एक OH मॉलिक्यूल होगा, इस कार्बन के साथ एक OH मॉलिक्यूल होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा, फिर ये जो कार्बन है इसके साथ एक OH मॉलिक्यूल होगा,
और यहाँ पे जो कार्बन है एक अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और बाकी कार्बन्स को हम वैलेंस कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास मिल जाएगा ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले सबसे ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो कि है अल्डिहाइड। ओके, तो हमें मिल गया हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये अल्डिहाइड मिल चुका है। ओके, और क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फिट हो रहा है। उसके बाद उन्होंने और क्या बोल के रखा है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी हो सकते हैं। इस अल्डिहाइड की जगह पे कीटोन भी हो सकता है, और कीटोन अगर हुए तो एक बहुत ही कॉमन आपके पास स्ट्रक्चर मिल जाता है, वो है फ्रक्टोज। जब हम डिटेल में डिस्कस करने लगेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में तब हम इसको देखेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो फ्रक्टोज होता है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ओके, और एक इन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई और सब्सटेंस भी हुआ और हमें कार्बोहाइड्रेट उसे बोल रहे हैं तो वो हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये सब्सटेंस इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो जितने भी आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो भी हम डाइट में भी लेते हैं, खाना जब भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट का, हम जानते हैं फाइनली स्टमक के अंदर जाके या फिर एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद इनका क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। राइट, ब्रेक डाउन होने के बाद जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। राइट, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, आइदर ग्लूकोज होता है या फिर वो फ्रक्टोज हो जाता है या फिर गैलेक्टोज हो जाता है। ये जो होते हैं ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने अभी अभी देखा कि जो ग्लूकोज होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होगा, जो फ्रक्टोज होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे आसपास है जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं वो फाइनली जब हाइड्रोलाइज होंगे तो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिलेगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलने वाला है। ये है आपका एक कुछ बेसिक सा पॉइंट जिनके बारे में कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और आपको ये पॉइंट्स याद हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और कुछ बेसिक पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे फूड के, जो हम फूड लेते हैं उनके 65% वो कंस्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारा जो फूड सोर्स होता है आपको पता होगा वो लिपिड्स हो सकते हैं। ओके, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं या फिर वो प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सब सोर्स के बारे में अगर बात करें तो टोटल सोर्स में से टोटल अगर हम 100% लेंगे तो उनका 65% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही फुलफिल कर देता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट कि जब डाइजेशन होता है इन कार्बोहाइड्रेट्स का तब वो इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, जैसे कि अभी अभी हमने बात किया ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में ये कन्वर्ट हो जाएंगे एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि हमारे माउथ में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, स्टार्च मॉलिक्यूल्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, राइट, वहाँ पे उनका डाइजेशन होता है। तो फाइनली डाइजेशन होकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज बनाते हैं और फाइनली ब्लड उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे टिश्यूज़ के पास उनको लेके जाता है और वो उनको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें एसिड सॉल्युबल पूल में भी मिलेंगे और एसिड इनसॉल्युबल पूल में भी मिलेंगे ड्यूरिंग फ्रैक्शनेशन। जब हम किसी सेल का फ्रैक्शनेशन करते हैं, फ्रैक्शनेशन करने के बाद मान लेते हैं ये एक टिश्यू है, हमें इसका कॉम्पोजिशन जानना है, हमें चेक करना है कि यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो हमने क्या किया, इसका फ्रैक्शनेशन किया। फ्रैक्शनेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। तो एक बार फिर ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि किस तरह से होता है। एक टिश्यू हमने ले लिया, मान लेते हैं एनिमल टिश्यू भी ले सकते हो, प्लांट टिश्यू भी ले सकते हो, कोई लीफ भी आप इसे ले सकते हो। तो सबसे पहले इसको क्या किया गया, मोर्टर एंड पेस्टिल की मदद से इसको हमने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद हमें एक पेस्ट मिला। इस पेस्ट को हमने जो CCl3 मीडियम है उसमें हमने रखा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में इसको रखा और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में रखने के बाद इसको हमने क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर किससे हमने किया, एक चीज़ क्लॉथ से हमने किया, कॉटन क्लॉथ से किया या फिर कॉटन से हमने किया। उसके बाद हमें दो अलग अलग हिस्सा मिल गया। सबसे पहला तो नीचे जो सॉल्युबल जो नीचे चले गए, ओके, फिल्टर होके जो चले गए, हमें नीचे फिल्ट्रेट मिल गया और ऊपर रिटेंटेट हमें मिल गया, मतलब जो फिल्ट्रेट होके नीचे नहीं आ पाए। तो नीचे जो फिल्ट्रेट होके आ जाते हैं, ये जो फिल्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, राइट। ये हो गया एसिड सॉल्युबल पूल।
और ऊपर जो मॉलिक्यूल्स, ऊपर जो पोर्शन है उसको बोल देते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे आपको एसिड सॉल्युबल में भी मिलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल में भी मिलेंगे। हम जानते हैं जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फिल्टर होकर नीचे आ गए होते हैं, राइट। तो जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गए, गैलेक्टोज हो गए, ये सारे के सारे आपको एसिड सॉल्युबल रीजन में मिलेंगे। और एसिड इनसॉल्युबल रीजन में जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर से बन के मिल के बने होते हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स आपको देखने को मिलता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होगा तो वहाँ पे क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिनरल्स हो गया, फिर वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं, या फिर अगर हम जनरली बात करें तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। वहाँ पे भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेगा। और कहाँ पे होता है, जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है उसके बाद जो फूड है, जो फूड सोर्स है, जो फूड बन गया, जो ग्लूकोज बन गया, वो प्लांट्स के हर एक लीफ में या फिर उनके रूट में, स्टेम में, हर जगह पे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो उनको यूज़ करेंगे, और जो जितना यूज़ करना था कर चुके हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है प्लांट्स में, और जो एनिमल में वो एक्सेसिव जो कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं और एनिमल्स में किस फॉर्म में ये स्टोर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जितने भी आपके पास फर्नीचर मिल रहे हैं ये सारे के सारे वुड से बने हुए हैं, राइट। उसके बाद जो नोटबुक के पेजेस हैं, जो कॉटन क्लॉथ्स हैं, कॉटन, ये सारे के सारे सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है जो सेल वॉल होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। अगर बात करें जनरली देखें तो ये जो लिपिड बाइलेयर्स होते हैं, लेकिन इन लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी इस तरह से अटैच्ड होके रहते हैं। तो जो सेल वॉल का कंपोजिशन है या सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वहाँ पे भी इनका रोल आएगा। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बोला, जो सेल वॉल होते हैं वहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड नाम का एक कंपाउंड मिलता है, तो वहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स यूज़ आते हैं। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बेसिक सा पॉइंट दिया हुआ है जिन्हें आपको याद होना चाहिए। जो लैक्टोज होते हैं, जो मिल्क शुगर है, ओके, मिल्क शुगर किसे बोला जाता है, लैक्टोज को बोला जाता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट है। किससे बना होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में, ओके। नेक्स्ट ग्रेप शुगर, ग्रेप शुगर हम फ्रक्टोज को बोलते हैं। फिर इन्यूलिन एक सब्सटेंस होता है जो कि पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज होता है, बहुत सारे फ्रक्टोज मिलके इन्यूलिन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद नर्व शुगर गैलेक्टोज को बोला जाता है, ओके। और इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो ग्लूकोज होता है। आपको ग्लूकोज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ये तो पता ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्लूकोज होता है वो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है डाइजेशन का वो होता है, राइट। और फाइनल प्रोडक्ट अगर है तो डेफिनेटली ये इजीली क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद तो इसको और हाइड्रोलिसिस नहीं करना है, कोई डाइजेशन नहीं होना है ग्लूकोज का, तो ये एब्जॉर्प्शन ही होगा इसका, राइट। तो इसीलिए जो एथलीट्स होते हैं या फिर जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इमीडिएट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब हम क्या करते हैं, उनको ग्लूकोज देते हैं। और एक एग्जाम्पल क्या है ग्लूकोज का, जब आप डिप्स देते हो हॉस्पिटल्स में, किसी को सलाइन दिया जाता है, डिप्स दिया जाता है, तो उसमें क्या दिया जाता है, ग्लूकोज या डेक्सट्रोज उसे बोला जाता है। सलाइन वाटर जो होता है उसमें भी डेक्सट्रोज का कंपोजिशन होता है, और डेक्सट्रोज ग्लूकोज ही होते हैं। इमीडिएटली उनको वेन्स में दिया जाता है ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए डायरेक्टली, क्योंकि वो अब डाइजेस्ट तो होने वाले नहीं है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नर्व शुगर का, और गैलेक्टोज जिसे बोलते हैं। जो लैक्टोज होता है वो जब हाइड्रोलाइज होता है, ओके, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोला जाता है। और ये मिल्क शुगर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमल्स होते हैं, उनमें मिल्क शुगर और लैक्टोज मिलता है उनके मिल्क में, राइट। तो ये जो लैक्टोज हैं ये जब कन्वर्ट होंगे और हाइड्रोलाइज होंगे ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाते हैं,
ओके। तो ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बना है, ग्लूकोज तो है फाइनल जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इमीडिएटली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये जो गैलेक्टोज होता है ये नर्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उनके ग्रोथ के लिए, इसीलिए इनको बोला जाता है नर्व शुगर। और ये बात भी बहुत बार आपने सुना होगा कि जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, उनको अगर इमीडिएटली ब्रेस्ट फीड किया जाता है 5-6 मंथ या फिर 1 ईयर 2 ईयर्स तक, उनको सजेस्ट किया जाता है मदर्स को कि उनको ब्रेस्ट फीड किया जाए। वो इसीलिए क्योंकि ये जो गैलेक्टोज होते हैं ये उनके नर्व और डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो, और मिल्क शुगर और जो मिल्क होता है उसमें कई सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो न्यूबॉर्न को हेल्प करती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो ये था कुछ बेसिक सा पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जिनको जानना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशन समझने पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। होप कि आपको ये लेक्चर आज समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक सा था, उसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इसी तरह के कुछ सिंप्लीफाइड वर्जन्स आपके बायोलॉजी के टॉपिक्स में मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।